Hello dear students, how are you all? I hope all of you are fine. You are watching this video on our YouTube channel ST School Online Education. Today we will read chapter 5 Coal and Petroleum. Let's start the chapter. Resources provided by nature are called natural resources. वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं उन रिसोर्सेज को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। अब ऐसे रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, फॉरेस्ट, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे आसपास ये सारे हमें नेचर से मिलते हैं, इसीलिए इनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए नाम में ही आ रहा है रिन्यू मतलब जिसको हम दोबारा से बना सकते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो या तो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास नेचर में प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स उनको हम कितना भी यूज़ करें वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, या फिर उनको टाइम के साथ रिप्लेस किया जा सकता है या वो दोबारा से बन सकते हैं। जैसे एयर, सनलाइट, वाटर, इनका हम कितना भी यूज़ करें ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, अनलिमिटेड अमाउंट में ये हमारे पास होते हैं। इसके अलावा जैसे फॉरेस्ट हो गया, अब जैसे फॉरेस्ट है वो भी एक टाइप के रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। वो अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं है, लेकिन अगर पेड़ों को एक बार काट दिया जाए, ट्रीज़ को अगर एक बार हम कट कर दें तो उसके बाद हम उनको दोबारा से ग्रो कर सकते हैं, दोबारा से हम उनको उगा सकते हैं, इसीलिए उनको भी हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास होते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोल, ये सारे रिसोर्सेज कुछ लिमिटेड अमाउंट में है। दैट मीन्स अगर वो एक बार ख़त्म हो गए तो ना तो हम उनको दोबारा से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे हम ट्रीज़ को दोबारा से उगा सकते हैं उनकी तरह, हम ना तो उनको दोबारा से रिगेन कर सकते हैं और ना ही वो अनलिमिटेड अमाउंट में है। तो इसीलिए अगर वो एक बार ख़त्म हो गए तो उसके बाद हम उनको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स इज कोल। कोल इज ए ब्लैक कलर्ड स्टोन लाइक फ्यूल यूज टू कुक फूड। कोल एक ब्लैक कलर का पत्थर जैसा सब्सटेंस होता है जिसका यूज़ किया जाता है भोजन पकाने में। इसके अलावा थर्मल पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, जो पहले स्टीम इंजन से रेलगाड़ी वगैरह चलाई जाती थी, तो आपने मूवीज़ वगैरह में भी नोटिस किया होगा कि जो स्टीम इंजन से चलने वाली जो ट्रेन्स वगैरह होती थी वहाँ पे भी ईंधन के रूप में या फ्यूल के रूप में कोल का यूज़ किया जाता था। अब नेक्स्ट देखिए, कोल गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन बर्न्ड इन एयर। जब कोल को हम एयर में जलाते हैं या जब कोल बर्न होता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब कोल बनता कैसे है? फॉर्मेशन ऑफ कोल। सो अब से लगभग 3 बिलियन ईयर्स पहले कार्बोनिफेरस एज के टाइम बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो स्वैम्पी एरिया में या वेटलैंड एरियाज में अर्थ पे रहते थे, उनकी डेथ के बाद जैसे ही उनकी डेथ हुई वो अंदर धंस जाते थे। तो वेटलैंड एरिया में जब उनके धंसने के बाद धीरे धीरे वो डिग्रेड होते थे, वहीं से उनके कंप्रेशन, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से उनका डिग्रेडेशन होना स्टार्ट होता था, और धीरे धीरे इतने मिलियन ईयर्स के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं? कोल में कन्वर्ट हो गए। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से ये डेड वेजिटेशन, दैट मीन्स जो ये मरे हुए पौधे या जानवर वगैरह होते थे उनका कन्वर्जन हुआ है, वो कोल में कन्वर्ट हुए हैं, इसी प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन का प्रोसेस भी बोलते हैं। सो देखिए, जो डेड लाइफ फॉर्म्स होती हैं या जो मरे हुए पौधे या मरे हुए जानवर होते हैं उनका डिग्रेडेशन होता है बैक्टीरियल या केमिकल एक्शंस की वजह से। तो कौन सा वो कोयला हमारे पास बनता है? तो देखिए, इस कोल को अगर और ज़्यादा हीट और प्रेशर मिलेगी तो लिग्नाइट कोल बन जाएगा, और लिग्नाइट कोल को और ज़्यादा हीट और प्रेशर मिलेगा तो और अच्छी क्वालिटी के कोल में वो कन्वर्ट हो जाएगा, बिटुमिन्स कोल में। इसके बाद अगर
इसे भी और ज़्यादा हीट और प्रेशर मिलती रही तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सबसे अच्छी क्वालिटी के कोल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ एंथ्रासाइट कोल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए कोल किस किस से मिलके बना हुआ होता है, किस किस एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है। ये बेसिकली कार्बन से मिलके बना हुआ होता है, क्योंकि जो प्रोसेस था आपने देखा होगा, हमने अभी जो प्रोसेस पढ़ा था कोल फॉर्मेशन का प्रोसेस, उसे भी हमने क्या कहा था, कार्बनाइजेशन। तो क्योंकि ये कार्बन से मिलके बना हुआ होता है इसीलिए हम इसके प्रोसेस को भी कार्बनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब इसमें बेसिकली कार्बन होता है, इसके अलावा इसमें और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के भी कुछ इसमें ट्रेसेस होते हैं। इसके अलावा कभी कभी सल्फर के भी कुछ ट्रेसेस इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब कार्बन जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ही अच्छी क्वालिटी का कोल होगा। अब देखिए जो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल होता है वो कौन सा होता है, एंथ्रासाइट, जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज होती है कार्बन की, दैट मीन्स 92 से 98% तक कार्बन होता है, इसीलिए ये सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल कहलाता है और सबसे अच्छा कोल होता है। उसके बाद आता है बिटुमिनियस। बिटुमिनियस में 60 से 80% कार्बन होता है, ये एंथ्रासाइट से लोअर क्वालिटी का होता है लेकिन सेकंड बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है लिग्नाइट, जिसमें अबाउट 35% को कार्बन की अमाउंट होता है, कार्बन का अमाउंट होता है। और उसके बाद जो लोवेस्ट टाइप का या लोवेस्ट क्वालिटी का कोल होता है हमारे पास, वो कौन सा होता है, पीट। इसमें बहुत ही कम अमाउंट में कार्बन होता है, दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट 10 to 15% ऑफ कार्बन। और इसीलिए क्योंकि इसमें कार्बन बहुत कम अमाउंट में होता है, ये सबसे लोअर क्वालिटी का होता है, इसीलिए जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये बहुत सारी स्मोक या धुआं देता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, कोल को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं। अब इसको या तो सरफेस माइनिंग से निकाल सकते हैं या फिर अंडरग्राउंड माइनिंग से। जो सरफेस पे कोयला होता है उसको हम सरफेस माइनिंग के थ्रू, और अगर कोयला अंदर होता है धरती के थोड़ा गहराई में होता है तो हम उसे अंडरग्राउंड माइनिंग करके, अंडरग्राउंड खदानों से जो होती है, माइंस होती हैं, वहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। अब कोल जो होता है उसको प्रोसेस करके हम बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कोक, कोल तार एंड कोल गैस। इसको किस प्रोसेस से किया जाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, जब हम किसी भी सब्सटेंस को स्ट्रोंगली हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की अनुपस्थिति में या एयर की एब्सेंस में, जब हम किसी भी सब्सटेंस को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। सो कोल से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करके हम कोक, कोल तार एंड कोल गैस जैसे प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब फर्स्ट प्रोडक्ट देखिए कोक। कोक क्या होता है, ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, ये पोरस होता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है और कोल के जैसा ही होता है। ये इसमें कार्बन की बहुत हाई परसेंटेज होती है और इसमें इम्प्योरिटीज या अशुद्धियाँ बहुत कम होती हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ही हम इसको अलग करते हैं या प्रोसेस करते हैं। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मैंने बताया था कि एब्सेंस ऑफ एयर में जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं, तो कोल को जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे कोल का, तो कैसे करेंगे, एब्सेंस ऑफ एयर में कोल को स्ट्रोंगली हीट करेंगे तो हमारे पास कोक आ जाएगा। तो कोक में क्या होगा, मॉइस्चर जो होता है कोल में, दैट मीन्स जो नमी होती है या वोलेटाइल मैटर्स होते हैं वो वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे और कोल में से ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो क्या होगा, कोक। अब कोक को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से यूज़ करते हैं, फ्यूल की तरह से भी उसको यूज़ करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट किसमें, जो डिफरेंट हमारे पास मेटल्स होती हैं, आपको पता है जो मेटल्स हमारे पास नेचर में मिलती हैं वो कैसी होती हैं, इम्प्योर होती हैं, वो ओर की फॉर्म में मिलती हैं। अब जो ओर्स होते हैं उनमें मेटल्स होती हैं वो इम्प्योर होती हैं, तो उनको हम प्योर करने के लिए या फिर उनको डिफरेंट टाइप की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनसे अलग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कोक का। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम कोल इज कोल तार। व्हाट इज कोल तार? कोल तार एक ब्लैक कलर का थिक, बहुत ही गाढ़ा लिक्विड होता है
और ब्लैक कलर का होता है। इसमें हंड्रेड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स इसमें मिले हुए होते हैं। और इसको स्टार्टिंग मटेरियल जैसे सिंथेटिक डाइज, एक्सप्लोसिव और परफ्यूम्स, ड्रग्स, प्लास्टिक या सिंथेटिक रेजिन्स, पेंट, स्टेन, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। अब जो नेपेथिलीन बॉल्स होती हैं जो हम घरों में भी यूज़ करते हैं बहुत सारे कीड़े या इंसेक्ट वगैरह को मारने के लिए, उनको बनाने में भी कोल तार का यूज़ किया जाता है। अब देखिए, अब से कुछ सालों पहले जो बाइंडिंग मटेरियल यूज़ किया जाता था रोड बनाने में, सड़कें बनाने में जो बाइंडिंग मटेरियल यूज़ किया जाता था वो कौन सा होता था? कोल तार। लेकिन आजकल हम बिटुमिन, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, हम पेट्रोलियम आगे पढ़ेंगे उसमें आपको पता लगेगा, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है बिटुमिन, उसका यूज़ किया जाता है। नाउ कम टू द थर्ड प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम कोल, दैट इज कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। तो जब हम कोल से कोक में कन्वर्जन करते हैं या प्रोसेस करते हैं, उस टाइम हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है? कोल गैस। अब कोल गैस जो होती है वो फ्यूल के तरीके से भी इस्तेमाल होती है। जो इंडस्ट्रीज़ होती है जहाँ पे कोल प्रोसेसिंग होती है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं जैसे अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम सुपर फॉस्फेट हो गया, इनको बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। यूजेस ऑफ कोल, कोल के क्या क्या यूजेस होते हैं? कोल जो होता है वो लार्जेस्ट सोर्स है फ्यूल का, यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड वाइड। जो पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो किसका यूज़ करते हैं? कोल का। कोल इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ फॉर हीट एंड पावर एप्लीकेशन। इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है तो हीट और पावर जनरेशन के लिए भी हम वहाँ पे कोल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हीट करने के लिए जो स्टीम का यूज़ किया जाता है या स्टीम जनरेट की जाती है, वहाँ पे भी कोल का यूज़ किया जाता है। और कोल का कहाँ पे यूज़ होता है? जो कोक होता है वो स्टील मेकिंग में, या स्टील का जब हम प्रोडक्शन करते हैं, आयरन से जब हम स्टील का प्रोडक्शन करते हैं वहाँ पे भी कोल की एक फॉर्म का कोक का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस समुद्रों में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डेथ के बाद जब वो समुद्र की तलहटी में जमा हो जाते हैं या जम जाते हैं, तो उसके बाद उनके ऊपर मिट्टी की बहुत सारी परतें जमा होती रहती हैं और उन्हीं मिट्टी की परतों के जमा होते रहने से वो नीचे दबते चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से लाखों सालों के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। अब जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स से, उनके मरे हुए अवशेषों से बना है, इसीलिए इसको भी हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल कहते हैं। अब जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वो वाटर से लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं। वर्ल्ड वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया। जो पहला तेल का कुआं खोदा गया था, ड्रिल किया गया था, वो कहाँ किया गया था? पेंसिल्वेनिया यूएसए में 1859 में। अब जो आज के टाइम में जो टॉप प्रोड्यूसर हैं पेट्रोलियम के वर्ल्ड में वो कौन कौन से हैं? सऊदी अरेबिया, रशिया, नॉर्वे, ईरान एंड यूनाइटेड अरब अमीरात। एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन। अब देखिए, जहाँ भी रिवर बेसिन में या फिर सी बेड्स में जहाँ पे भी इनके पेट्रोलियम के रिजर्वोयर्स होते हैं वहाँ से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय ड्रिलिंग थ्रू पाइपलाइन से ड्रिल करके हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। द प्लेस वेयर रिजर्वोयर ऑफ पेट्रोलियम आर फाउंड आर कॉल्ड ऑयल वेल्स। वो जगह जहाँ पे पेट्रोलियम के रिजर्वोयर्स फाइंड आउट किए जाते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं? ऑयल वेल, दैट मीन्स तेल के कुएं। नाउ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग। तो देखिए, जो पेट्रोलियम होता है उसको हम रॉ फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मिक्स हुए होते हैं, तो इसलिए उनका रिफ़ाइन किया जाता है उनको। और रिफ़ाइन करने के बाद उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स अलग किए जाते हैं। कौन से प्रोसेस से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम बहुत सारे प्रोडक्ट उसमें से अलग करते हैं और फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स का अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जाता है।
नाउ व्हाट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, जो कोई भी प्रोडक्ट होता है या कोई भी सब्सटेंस होता है उसमें उसके अलग अलग जो फ्रैक्शंस होते हैं, उन फ्रैक्शंस के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होता है, जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम में बहुत सारे फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, ये बहुत सारी चीज़ें इससे निकलती हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। जैसे पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, डीजल का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेसिस पे जिस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है रिफाइन करने के लिए, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखिए यहाँ पे हम जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स निकलते हैं। अब देखिए ये होता है फ्रैक्शनेटिंग टावर। अब इस फ्रैक्शनेटिंग टावर में यहाँ से क्रूड ऑयल को डालते हैं। क्रूड ऑयल को डालने के बाद अलग अलग टेम्परेचर पे जो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाले फ्रैक्शंस हैं इसके, वो प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं। सबसे नीचे यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बिटुमिन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 340 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हमें बिटुमिन मिल जाएगा, उसके बाद फ्यूल ऑयल मिल जाएगा, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल, सिमिलरली डीजल, फिर कैरोसिन, फिर नेप्था, एंड आफ्टर दैट पेट्रोल पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 70 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से जो बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेसिस पे हम किसी भी चीज़ को अलग अलग करते हैं या सेपरेट करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए अब जो दूसरे हैवियर फ्रैक्शंस होते हैं वो यूज़फुल नहीं होते और यूजुअली उनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जो सरफेस रोड होते हैं उनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए जो हैवियर है, बिटुमिन है, जैसे वो 340 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है और इसीलिए ये हैवी है, तो ये हमें सबसे नीचे मिल रहा है। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, अभी हमने जब कोल का यूजेस पढ़े थे, कोल तार के, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि आजकल हम सरफेस रोड्स को बनाने में किसका यूज़ करते हैं, बिटुमिन का। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। अब जो पेट्रोलियम के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट और उनके यूजेस देखते हैं। द यूजफुल सब्सटेंसेस obtained from petroleum and natural gases are called petrochemicals। तो देखिए जो पेट्रोलियम होता था वो कैसा होता था, रॉ मटेरियल, या उसे हम क्रूड ऑयल भी बोलते थे। अब जो पेट्रोलियम से अलग अलग हमें कॉन्स्टिट्यूएंट मिले हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस मिले हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। These petrochemicals are used in manufacture of detergent, polyester, nylon fibers, fertilizers, cosmetic, polythene and other man-made plastic। अब देखिए आपने सिंथेटिक फाइबर वाला जो चैप्टर पढ़ा था, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स, उसमें भी हमने जो बहुत सारी चीज़ें यूज़ की थी वो हमें कहाँ से मिल रही है, पॉलिस्टर कहाँ से मिल रहा है, पेट्रोलियम से, या पेट्रोकेमिकल है ये एक। नाइलॉन फाइबर जो होते हैं वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं, पेट्रोलियम से। फर्टिलाइजर्स, इसके अलावा कॉस्मेटिक्स, पॉलीथीन जो हम बहुत वास्ट यूज़ करते हैं इसका, तो पॉलीथीन और अदर मैनमेड प्लास्टिक्स जो होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, पेट्रोकेमिकल से या पेट्रोलियम से। एलपीजी और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। जो एलपीजी होती है वो घरों में हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। पेट्रोल इज़ यूज्ड एज मोटर फ्यूल। आपको पता है पेट्रोल को मोटर फ्यूल में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको ड्राई क्लीनिंग के लिए, जब भी आप ड्राई क्लीनिंग के लिए कुछ कपड़ों को देते हैं तो वहाँ पे सोलवेंट के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। नैप्था इज़ यूज्ड एज प्राइमरी कंपोनेंट इन प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल्स। जो गैसोलीन होता है उसका प्रोडक्शन करने के लिए प्राइमरी कंपोनेंट के रूप में नेप्था का यूज़ किया जाता है। कैरोसिन ऑयल जो होता है उसको स्टोव्स और लैंप्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जेट एयरक्राफ्ट में भी इसका यूज़ किया जाता है। नाउ डीजल इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स। जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं जैसे बसेस, ट्रक वगैरह जो हो गए, वहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है, डीजल का। और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो होते हैं वहाँ पे भी डीजल का यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल इज़ यूज्ड फॉर मैनी लुब्रिकेटिंग पर्पजेज। अब जो लुब्रिकेटिंग पर्पजेज होते हैं जैसे मशीन वगैरह में जो ऑयल यूज़ किया जाता है, वहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल का।
फ्यूल ऑयल इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर शिप्स। जो फ्यूल ऑयल होता है उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं? शिप्स, फैक्ट्रीज और सेंट्रल हीटिंग में फ्यूल के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे व्हीकल्स में हम पेट्रोल और डीजल का यूज़ करते हैं, वैसे ही शिप और सेंट्रल हीटिंग जो मशीन्स होती है वहाँ पे किस फ्यूल का यूज़ किया जाता है? फ्यूल ऑयल का। पैराफिन वैक्स इज यूज्ड इन ऑइंटमेंट, कैंडल्स एंड वैसलीन। देखिए वैसलीन जो घरों में यूज़ की जाती है, इसके अलावा कैंडल्स और ऑइंटमेंट, जब भी आपको कहीं पे चोट लग जाती है तो उस पर आप ऑइंटमेंट लगाते हैं, उन सबको बनाने में किसका यूज़ किया जाता है? पैराफिन वैक्स का। Now the last one is bitumen. Bitumen is used in paint and also to surface roads. पेंट वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो सरफेस रोड्स होते हैं उनको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए पेट्रोलियम की कमर्शियल इंपॉर्टेंस की वजह से और इसके वर्सेटाइल यूजेस की वजह से, जैसे अभी हमने पढ़ा इसके यूजेस में कि डीजल, पेट्रोल वगैरह ये फ्यूल के रूप में यूज़ किए जाते हैं वैसलीन वगैरह बनाने में। इसके अलावा जो पॉलीथीन वगैरह होती है, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनको बनाने में, और प्लास्टिक्स वगैरह की इतनी सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनको बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग जगह पे पेट्रोलियम का बहुत वास्ट यूज़ किया जाता है, बहुत ब्रॉड वे में यूज़ किया जाता है, इसीलिए हम इसे ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। बट इट इज़ एन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। लेकिन ये क्या है? एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। दैट मीन्स ये लिमिटेड अमाउंट में है, अगर ये ख़त्म हो गया तो दोबारा से हम इसको नहीं प्राप्त कर सकते, और इसीलिए ये बहुत प्रेशियस है। इसीलिए हमें इसे वेस्ट ना करते हुए समझदारी के साथ इसका यूज़ करना चाहिए। अब इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बचा सकते हैं? हम बहुत ही सिंपल स्टेप्स का यूज़ करके इसे बचा सकते हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके, बसेस वगैरह का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके। इसके अलावा अगर हमें किसी शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है, थोड़ी सी दूर जाना है, तो हम पैदल चल के इसको बचा सकते हैं। और स्कूल या वर्क ऑफिसेज वगैरह में जाना हो या आपको स्कूल वगैरह में जाना हो तो कार पुलिंग के ज़रिए भी हम इसको बचा सकते हैं। दैट मीन्स आप अपने किसी फ्रेंड के साथ कार पुल करके चले जाइए। नाउ नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल है, कोल और पेट्रोलियम की तरह ही। दैट मीन्स ये भी किससे मिलके बनी हुई है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनके डेड रिमेन्स से ये बनी है। इट इज़ कलरलेस एंड ओडरलेस। इसमें कोई स्मेल नहीं होती और इसमें कोई कलर नहीं होता। ये प्योर फॉर्म होती है और बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है, जिसमें मेनली कौन सी गैस होती है? मीथेन। सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस में कौन सी गैस मिलती है? मीथेन गैस मिलती है। इसके अलावा इसमें ईथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन वगैरह भी मिलती हैं एज फॉसिल फ्यूल। ये डीप अंडरग्राउंड, बहुत गहराई में अंडरग्राउंड रॉक्स के नीचे ये पाई जाती है। देखिए नेचुरल गैस कहाँ कहाँ मिलती है? इंडिया में त्रिपुरा, राजस्थान और महाराष्ट्र स्टेट में। इसके अलावा कृष्णा और गोदावरी जो डेल्टा है वहाँ पे भी ये गैस पाई जाती है। नेचुरल गैस इज यूज्ड फॉर वेस्ट ट्रीटमेंट एंड इंसिनरेशन। गैसेस लाइक ब्यूटेन, ईथेन एंड प्रोपेन मे बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। ये वेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है, कचरे का ट्रीटमेंट वगैरह करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इसमें से ब्यूटेन, ईथेन और प्रोपेन जैसी गैस होती है उनको भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अलग किया जाता है। इसके अलावा इससे फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, दवाइयाँ वगैरह जैसे हो गई, उनको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल गैस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल, क्लीन एंड सेफ एनर्जी सोर्स। ये क्या है? वो बहुत ही क्लीन और सेफ एनर्जी सोर्स है हमारे पास। इसके अलावा जब ये बर्न होती है, जलती है, तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देती है। जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं, दूसरे एनर्जी रिसोर्स होते हैं, उनके कंपैरिजन में ये ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देती है हमें। इससे एयर पोल्यूशन नहीं होता है, लगभग ना के बराबर होता है, और ये कम्प्लीटली बर्न होती है। तो ये क्या प्रोड्यूस करती है? हीट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है। इसीलिए इसको क्लीनर या ग्रीनर एनवायरनमेंट के लिए भी कंट्रीब्यूट करने के लिए इसे प्रमोट किया जाता है। अब नेचुरल गैस जो है वो ऑडरलेस होती है। दैट मीन्स उसमें कोई स्मेल नहीं होती। लेकिन अगर कहीं पे गैस लीक हो रही है तो इसका पता कैसे लगेगा? इसको पता करने के लिए हम इसमें एक प्रोडक्ट मिला देते हैं, टी ब्यूटाइल मर्सेप्टन, और उसी की वजह से सड़े हुए अंडे
के जैसी हमें स्मेल आने लगती है जैसे ही गैस लीक होती है। यूजेस ऑफ नेचुरल गैस के यूजेस, कुकिंग पर्पजेज़ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। हीटिंग और कूलिंग सिस्टम को चलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लॉथ ड्रायर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और गैस टरबाइन वगैरह चलाने के लिए, स्टीम टरबाइन चलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फैब्रिक्स के मैन्युफैक्चर में, ग्लास में, स्टील, प्लास्टिक, पेंट और अदर प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी भी एक टाइप की नेचुरल गैस ही होती है, लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अलग अलग जगह पे पहुंचाने के लिए इसको स्फेरिकल या तो गोल या फिर सिलेंड्रिकल जो कंटेनर्स होते हैं उनमें इसको स्टोर किया जाता है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ, और इसीलिए इसको कंप्रेस करके इसको फिल किया जाता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या सीएनजी। अब सीएनजी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है घरों में या इंडस्ट्रीज़ में पाइप्स के थ्रू। आपको पता है कि शहरों में जो पाइपलाइन से जो गैस आती है वो कौन सी गैस होती है, सीएनजी। जबकि घरों में जो सिलेंडर में हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए वो कौन सी होती है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। In India, such a network of pipelines exist in वडोदरा, in गुजरात एंड दिल्ली और गुजरात में जो पाइपलाइंस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो कौन सी गैस का किया जाता है, सीएनजी का। सीएनजी इज नाउ बिकमिंग वेरी पॉपुलर एज एन इको फ्रेंडली और ग्रीन फ्यूल इन अदर सिटीज़ ऑल्सो। सीएनजी दूसरे सिटीज़ में भी आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। तो देखिए व्हीकल्स वगैरह में जो ग्रीन कलर के व्हीकल्स होते हैं, आपने देखा होगा जो ऑटो सीएनजी से चलते हैं वो ग्रीन कलर का पेंट करवाए रखते हैं। दैट मीन्स वो कैसे हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है वो, इसीलिए उन पे ग्रीन कलर का पेंट किया जाता है। क्योंकि सीएनजी भी क्या है, एक टाइप की नेचुरल गैस है, और नेचुरल गैस कैसी होती है, सेफ और क्लीन होती है। आजकल इसको डिलीवरी वैन्स में, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स जो होती हैं जैसे बसेस, ट्रक्स वगैरह, उनमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब आपको पता है कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, और ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को ही हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो देखिए जो फॉसिल फ्यूल्स है हमारे पास, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे क्या हैं, लिमिटेड है हमारे पास और नॉन रिन्यूएबल हैं। देखिए जो कोल है उसको एस्टिमेट अगर हम लगाएं उसका, तो 148 ईयर्स का ही कोल हमारे पास पूरे वर्ल्ड में बचा हुआ है, अगर हम इसी स्पीड से उसका यूज़ करेंगे तो। जबकि आने वाले टाइम में उसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो अगर हम उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो और जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर इस स्पीड से भी हम उनका यूज़ करेंगे तो 148 ईयर्स में कोल ख़त्म हो जाएगा, 40 ईयर्स में पेट्रोलियम एंड 61 ईयर्स में नेचुरल गैस ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा इनकी एक मेजर प्रॉब्लम क्या है, इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रही है, जो भी ये फॉसिल फ्यूल्स है जब इनको हम बर्न करते हैं तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, चाहे वो कितना ही क्लीन नेचुरल रिसोर्स हो या फिर दूसरे नेचुरल रिसोर्स हो जैसे पेट्रोलियम और कोल वगैरह, जिनसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी निकलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हर नेचुरल रिसोर्स से हर फॉसिल फ्यूल से निकलती ही है, और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से ही हमारी अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसकी वजह से क्या होगा, जो सन की जो हीट होती है वो अर्थ पे आ जाती है लेकिन ट्रैप होके यहीं पे रह जाती है, वो वापस नहीं जा पाती। इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर लगातार इंक्रीज हो रहा है, और अगर टेम्परेचर इसी तरीके से इंक्रीज होता रहा तो जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी, पहाड़ों पे है या फिर ग्लेशियर्स वगैरह में जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, जो सी लेवल है, समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ जाएगा। बहुत सारे जो इलाके हैं समुद्र के पास वाले वो पानी में डूब जाएंगे। इसके अलावा जो बारिश वगैरह होती है उसके पैटर्न में चेंजेस आएंगे, और जो बर्फ़ पिघलने से जो बहुत सारी नदियाँ बहती हैं जैसे गंगा, यमुना, हमारे इंडिया में बहुत सारी नदियाँ ग्लेशियर के पिघलने से बहती हैं, तो उनमें पानी ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी वजह से पानी की पूरे वर्ल्ड में कमी हो जाएगी। जो साफ़ पानी होता है या फ्रेश वाटर होता है उसकी कमी हो जाएगी, और इसकी वजह से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। इसीलिए एक तो ये
जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि ये तो लिमिटेड है। दूसरा, इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और उसकी वजह से ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो इसीलिए हमें इनका बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बुद्धिमानी के साथ, बहुत समझदारी के साथ और कम से कम इनका इस्तेमाल करना चाहिए। टिप्स फॉर कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज एट होम एंड स्कूल। स्कूल और घरों में नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए या उन्हें बचाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हम उठा सकते हैं वो देखिए। स्विच ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज व्हेन नॉट इन यूज। तो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है या लाइट्स है, जब उनका यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसको बंद कर दीजिए। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ गई, हम तो नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ रहे थे, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ गई। अब जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है कोल के टाइम पे, जब कोल टॉपिक हमने पढ़ाया था उस टाइम मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है पूरे वर्ल्ड में वो ऑलमोस्ट 60 to 70% किससे बनती है, कोल को बर्न करने से। चाहे वो स्टीम टरबाइन की वजह से हो या फिर थर्मल जनरेटर की वजह से हो, लेकिन वो बनती किससे है, कोल से। सबसे ज़्यादा कोल का यूज़ किया जाता है। तो कोल ख़त्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी आपके पास कम आएगी। इसीलिए हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का भी जब हमें ज़रूरत हो तभी यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज टर्न ऑफ फैंस, बल्ब्स एंड टीवी। जो फैन, बल्ब, टीवी वगैरह हैं, अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उनको भी हमें बंद कर देना चाहिए जैसे ही हम रूम से बाहर जाएं। डू नॉट लेट द टैप रन वाइल यू ब्रश योर टीथ और सोप योर हैंड्स। हमें वाटर टैप्स को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जिस टाइम आप ब्रश करते हैं अपने टीथ को या फिर अपने हाथ पे साबुन लगाते हैं उस टाइम आपको पानी की टैप को बंद कर देना चाहिए। चेक ऑल लीकी टैप्स। जितने भी टैप्स लीक करते हैं उनको चेक करके उनको जल्दी से जल्दी रिपेयर कराना चाहिए। टेक शॉर्टर शावर्स। जो शावर्स होते हैं उस टाइम आपको ज़्यादा उसका यूज नहीं करना चाहिए, दैट मीन्स उसको बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा रिचार्जेबल बैटरीज़ का यूज़ करना चाहिए और उसके लिए एक चार्जर का इस्तेमाल करना चाहिए। जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो भी हमें किससे मिलते हैं, पेट्रोलियम वगैरह से। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और प्लास्टिक बैग्स जो हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जो न्यूज़पेपर है उनको रिसाइकिल करना चाहिए। नाउ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।